चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत, भरपूर शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, लड़ाई के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अब आपको हथियार लेकर के मैदान में उतरना है। लेकिन इस बीच बहुत सारे स्किल को हम लोग लगातार आपको डिस्कस करते रहेंगे, उन सारे बारीक बिंदुओं से भी परिचित कराते रहेंगे जो आपको सफलता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान करती हैं और जेआरएफ बिल्कुल श्योर कर देती हैं। ऐसे सेक्शन को हम सभी लोग बिल्कुल एक एक बिंदु को ध्यान में रखना है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब आप देख रहे हैं एक कंफ्यूजन बना हुआ था, लेकिन ये यूजीसी है, ये कंफ्यूजन को दूर करते हुए इसने सीधे दे दिया और विज्ञापन भी आ चुका है। आप स्वयं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप देखिए, यहां आप देख रहे होंगे बिल्कुल दिया हुआ है, नोटिफिकेशन आपके सामने है और आप जान रहे हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर बेसिक रूप में कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने, आप देखें बिल्कुल यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और 2023 के जून का यह विज्ञापन है। कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों, जो नोटिफिकेशन आया है बिल्कुल जून 2023 के नेट जेआरएफ के लिए नोटिफिकेशन है, नेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन है। और इसमें आप देख रहे हैं जो बेसिक आधार जिस पर हम आपको फोकस करना चाह रहे थे कि इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया है कि फॉर्म भरना कब से शुरू होगा, 10 मई से। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, बिल्कुल 10 मई से। और बिल्कुल आप देख रहे हैं आज वह शुभ दिन है जिस पर आप बिल्कुल एक्शन लेते हुए अपने फॉर्म फिलअप करने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और कहता है कि 10 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, लास्ट डेट 31 मई को है। प्रिय विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि कहता है कि अप्लाई ऑनलाइन, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन बिल्कुल 31 मई तक है। फी का पेमेंट लास्ट डेट 31 मई तक है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। और इसमें आगे चल करके जो बेसिक चीजें होंगी, इसका एग्जाम कब होने वाला है हम पहले से भी आपको बताते आ रहे थे कि 13 जून से लेकर के बिल्कुल 21-22 जून तक इनका पूरा शेड्यूल है। पक्का एग्जाम ले लेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो जितने लोग जुड़ रहे हैं फटाफट वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो टीम एक बहुत ही कुशल मार्गदर्शन को लेकर के हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, वो टीम के साथ पूरे आप कह लीजिए संस्था के पूरे शुभकामनाओं के साथ वो लोगों तक पहुंचे, लोगों की समस्याओं को दूर करने में हम लोग सफल हों और लोग जेआरएफ बन सकें। एक मिशन, एक टारगेट, एक मोटो लेकर के अनन्या एकेडमी के इस चैनल पर मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा बिल्कुल आप लोगों से मुखातिब हूं। एक एक चीजों की चर्चा करते हुए उस सुपर स्ट्रेटजी की आज मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कोई व्यक्ति जेआरएफ बन सकता है। ध्यान से बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों जुड़ते रहिए, फटाफट सारी चीजें सब लोग तुरंत जुड़ते हुए। आप यहां देख रहे हैं, थोड़ी फीस की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कहता है जो जनरल कैंडिडेट है प्रिय विद्यार्थियों उनके लिए 1100 रुपए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 550 रुपए है, एससी एसटी और हैंडीकैप के लिए 275 रुपए है। और आप बिल्कुल इसको फॉर्म भर करके बिल्कुल फ्री हो जाइए। और 13 जून का समय बहुत ज्यादा नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम नजदीक है और पूरे टारगेट के साथ, पूरे एकदम जुनून के साथ एक एक सेक्शन को हम लोग देखते चलेंगे और कैसे हम सफल होंगे उन सारी चीजों की रणनीति पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज नेट फर्स्ट पेपर की चर्चा हम करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हम विषय पर आएंगे और विषय पर सारी सुपर स्ट्रेटजी रणनीति की चर्चा करेंगे कि कैसे हम जेआरएफ बन सकते हैं। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों आज उन सारे बिंदुओं पर हम लोग फोकस करने चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। चलिए फटाफट सारे लोग, बिल्कुल सारे लोग जुड़ जाइए और तुरंत कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के आगे चलते हैं फटाफट, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक, चलिए सारे लोग बिल्कुल एकदम तुरंत जुड़ना है आपको। चलिए प्रिय विद्यार्थियों देखिए, आप एकदम सामने आप देख रहे होंगे यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र
बिल्कुल उसकी सारी चर्चा हम लोग करेंगे सिलेबस के संदर्भ में, और ऐसी सुपर स्ट्रेटजी रणनीति की भी चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम एक बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं, हम जेआरएफ हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित अगर हम तैयारी करते हैं और जेआरएफ नहीं हो पाते हैं, मन में एक अफसोस बना रहता है और एक गरिमा का जो भाव होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है, वो जेआरएफ बनने से काफी हद तक हो जाता है और आप एक अच्छे टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी होता है, आप बेहतर तरीके से एक आप कह लीजिए सम्मानित ढंग से आप अपनी डिग्री को अचीव भी करते हैं, और इस बीच अगर आपने टारगेट बना लिया तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के पीरियड में आप इतना एफर्ट कर लेते हैं और इतनी बढ़िया कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ जाता है, आप बिल्कुल सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। खैर चलिए, बिना कोई देर किए हुए सीधे हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम टीचिंग में ऐसा क्या करें? सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, टॉपिक पर तो हम डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट याद रख लेना। सबसे पहले जो हम चर्चा करने चल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल टाइम का हमको देखना है। टाइम मैनेजमेंट में हम कहां चूक करते हैं? बहुत बड़ी चूक करते हैं, याद रख लेना, बहुत बड़ी चूक करते हैं। सबसे पहली चूक यह है, हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो आप देखते हो 3 घंटे का पेपर होता है। बात समझ रहे हैं? आप अगर देखें तो 3 घंटे का पेपर होता है प्रिय विद्यार्थियों, और उसमें हम लोग लगभग 2 घंटे तो अपने विषय पर आ जाते हैं, हम लोग 2 घंटे तो सब्जेक्ट पर ले लेते हैं, और 1 घंटे या 50 मिनट, 2 से ज्यादा ही ले लेते हैं, 50 मिनट हम फर्स्ट पेपर पर आ जाते हैं। फर्स्ट पेपर पर हम 50 मिनट को लेकर के आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, अगर मुझे जेआरएफ होना है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मुझे सीखना होगा। और टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए आपको ध्यान में रखना है। मुझे 2 घंटे नहीं, हमको 1 घंटे 45 मिनट में अपने विषय को ले लेना है। अपने विषय को हमको 1 घंटा, ध्यान रखना, अपने विषय को हमको 1 घंटा 45 मिनट में निपटा देना है, और फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा 15 मिनट, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, 1 घंटा 15 मिनट हमारे पास जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा इसके समय को कम करने की कोशिश करें तो 1 घंटे 10 मिनट का फर्स्ट पेपर जरूर रखना चाहिए सॉल्व पेपर करते समय। अन्यथा प्रिय विद्यार्थियों, 1 घंटा में 50 मिनट कोई 50 क्वेश्चन कोई नहीं हल कर पाता है, ध्यान रख लेना। अगर दमदार पेपर बना दे तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने में एकदम स्थिति जटिल हो जाती है। तो इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि 10 मिनट और आप अपने पास रखे रहिए, ताकि आप बिल्कुल बिना कोई प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी घबराहट के आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ने में सफल होइए। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ में सफलता के लिए सबसे बड़ा काम होता है रणनीति की। तो नंबर 1 हो गई स्ट्रेटजी, और इस स्ट्रेटजी में हमें 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट में सब्जेक्ट को हमें कवर करना है, 1 घंटे 15 मिनट में या 1 घंटे 10 मिनट मुझे फर्स्ट पेपर लेना है। याद रखना, इसमें आप वेरिएशन नहीं कर सकते हो, अर्थात सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सब्जेक्ट हर लड़का पढ़ता है, सभी जी जान लगाकर पढ़ते हैं, सभी 60 के ऊपर ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो नेट फर्स्ट पेपर होता है प्रिय विद्यार्थियों, यह उनकी कमजोर कड़ी होती है। नेट फर्स्ट पेपर अधिकांश लड़के तो पढ़ते ही नहीं है, वो तुक्का मार करके काम चलाने की कोशिश करते हैं। आप उसी बीच में बाजी मारने की कोशिश करिए, आप उसी बीच में अधिक से अधिक एक्वायर करने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक नंबर को स्केल करने की कोशिश करिए। मेरे कहने का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों कि अगर आप फर्स्ट पेपर पर फोकस कर दीजिए और 1 घंटे 15 मिनट का समय लेकर के आप फर्स्ट पेपर को सॉल्व कर दीजिए, तो 35 क्वेश्चन जरूर आपके सही हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन सही हो जाते हैं 50 क्वेश्चन में, और आप जेआरएफ श्योर हो जाते हैं, बिल्कुल जेआरएफ श्योर हो जाते हो। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज समझो, हमें
32 से 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में लेना है। और हम विषय में इसलिए नहीं आपको कोई मानक दे पा रहे हैं क्योंकि सबके विषय के मानक अलग अलग है। बात समझना, सबके विषय के मानक अलग अलग है। जैसे पॉलिटिकल साइंस जिसको मैं खुद लीड करता हूं अनन्या एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, हम पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, साइको तीनों को हम लीड करते हैं। मैं उसके संबंध में आपसे बात कर सकता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने 65 टच करा दिया है, 65 क्वेश्चन अपने विषय में कर दिया है और इधर 35 आप उठा दिए हैं, तो कितना भी मेरिट ऊपर जाएगी, आप जेआरएफ जरूर हो जाएंगे, ये आप तय समझना। बात समझ रहे? हाँ, 2-4 क्वेश्चन का फ्लक्चुएशन तो हो ही जाता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये अलग बात है, लेकिन एक जो मानक है वो यही है। इसलिए हम विषय पर फोकस नहीं करना चाहते क्योंकि हर विषय के मानक अलग अलग होते हैं। ठीक, तो बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों ये ध्यान में रखना है। और जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर जरूर, और मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, आपको 1 घंटे 15 मिनट का समय देना है, गिरते गिरते भी 1 घंटे 10 मिनट का समय देना है। इसमें सारी लड़ाई शब्दावली की है। अगर आपने शब्दावली सीख लिया, अगर आपने टर्मिनोलॉजी को सीख लिया, अगर आपने क्वेश्चन के घुमाव को समझ लिया, आप 100% सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए एक जो कैप्सूल मैं आपको देने जा रहा हूं, इसके लिए कैप्सूल यह है कि आप बिल्कुल हर टॉपिक पर, याद रखना, हर टॉपिक पर एक फाइल बना लीजिए। 10 टॉपिक हैं, 10 फाइल बना लीजिए और 10 फाइल बनाने के बाद हर फाइल में आपके टॉपिक का नोट्स होना चाहिए और प्लस 250 से 300 400 क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए जो अब तक आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना है। उन सब पर आप बढ़िया से 10 फाइल बना करके रख लीजिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 4, ऐसे बना करके अपने अलमारी में 5 ऊपर 5 नीचे रख लीजिए और डेली एक फाइल उठाइए, उसको आप पूरा रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका जम करके अभ्यास करिएगा, जम कर अभ्यास करिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा प्रैक्टिस ही सफलता दिलाती है। मैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, लेकिन आपका अगर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस नहीं है तो निश्चित आप डिफीट हो जाते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस एक ऐसा आधार है जहां पर हम अपने ज्ञान का प्रयोग करने की कला सीख जाते हैं। बहुत कुछ आप पढ़े हो, बहुत कुछ आप जानते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करने की कला आप नहीं जानते हैं, आप क्वेश्चन को पकड़ने की कला नहीं जानते हैं, तो सफलता संदिग्ध हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है। तो ये समय जो चर्चा आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये केवल टाइम मैनेजमेंट को लेकर के था। अब एक प्रश्न आता है कि कैसे हम अपनी सफलता को निर्धारित करें। देखिए, जब आप शिक्षण अभिक्षमता में पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने जो ऑनलाइन स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें दिखाई देते हैं, आप उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा करके उसमें काउंट कर लीजिए कितने टीचिंग है। सबसे पहले टीचिंग को हल करिएगा, उसके बाद रिसर्च को हल करिएगा, उसके बाद कम्युनिकेशन को हल करिएगा, उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन को हल करिएगा। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन को लास्ट में मत रखो, कम्युनिकेशन को पहले निपटाओ। तो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ये 3 हल हो गए सबसे पहले, और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पर आओ। कॉम्प्रिहेंशन पर समय भरपूर देना है, बिना घबराहट के उसे पढ़ना है। बात समझ रहे? बिना घबराहट के पढ़ना है। और अभी हम उसकी रणनीति की चर्चा भी करेंगे कि क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जिसके आधार पर हम और अधिक उसको हम अच्छे ढंग से टारगेट कर सकते हैं। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये टीचिंग है, तो टीचिंग में आपको बेसिक क्या बिंदु बनाना है। सबसे पहले अगर आप उठा करके देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप उठा करके देखेंगे तो सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य, सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य मतलब शिक्षण के अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इनको समझने के बाद पहला फोकस हमको करना है शिक्षण के उद्देश्य पर, और जिसमें दोनों क्लासिफिकेशन, ब्लूम का क्लासिफिकेशन और गैगने व ब्रिक्स का क्लासिफिकेशन आपको जरूर देखना है, बिल्कुल एकदम अभ्यास कर लेना है। तो गैगने व ब्रिक्स का। दूसरा क्या है, शिक्षण के स्तर। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, तो शिक्षण स्तर को आप बेहतर तरीके से सीखेंगे और तीनों स्तरों की व्यापक चर्चा करेंगे। तीनों स्तरों की
एक एक पहलू की समीक्षा करेंगे कि मेमोरी लेवल क्या है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। ये जो 3 प्रकार की हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और उसके बाद में चिंतन स्तर, ये तीनों स्तर कैसे आगे बढ़ाएंगे और क्या क्या फीचर हैं, कौन इनके संस्थापक हैं, वो सब चीजें आपको बिल्कुल काउंट करना है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है, शिक्षण की विधियां भी आपको देखना है। शिक्षण विधियां आपको देखना पड़ेगा, और जब शिक्षण विधियां देखिएगा तो सूत्र जरूर उसको देख लीजिएगा, है ना, सूत्र जरूर देख लीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो है, परिभाषा के साथ साथ इनका वर्गीकरण आपको जरूर ध्यान में रखना। इनका वर्गीकरण बहुत आवश्यक है। वर्गीकरण का मतलब होता है कि कौन छात्र केंद्रित है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, कौन टीचर ओरिएंटेड है, और ठीक है, और उसके बाद कौन मिश्रित है। इन तीनों का क्लासिफिकेशन आपको सीखना है, तभी आप एक बेहतर स्ट्रेटजी से अपने कार्य को संपादित कर सकते हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों शैक्षिक मापन और मूल्यांकन आपको पढ़ना है। शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ना है। शैक्षिक मूल्यांकन पक्का एक क्वेश्चन, और इसमें परीक्षण भी रहता है। इसमें परीक्षण भी रहता है, उन दोनों को पढ़ना है। मूल्यांकन भी पढ़िए, 6 से 7 मूल्यांकन, उनको पूरा अभ्यास कर डालिए। परीक्षण में आप 4-5 परीक्षण ध्यान में रखना, वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, मानक संदर्भित, निकष संदर्भित, उपलब्धि परीक्षण। ये जो 4-5 परीक्षण होते हैं आप उनको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसको आप अभ्यास कर लेते हैं तो निश्चित आपको क्वेश्चन श्योर हो जाते हैं। तो कहने के तात्पर्य हो गया प्रिय विद्यार्थियों, शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन और उसके परीक्षण के संदर्भ में। फिर उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रणाली है उसके संदर्भ में आपको फोकस करना होगा, और खास तौर पर ऑनलाइन में स्वयं प्रभा और उसके बाद मोक्ष। कहता है स्वयं प्रभा और मोक्ष, इन तीनों को बेहतर तरीके से आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, इन तीनों को बेहतर तरीके से तैयार करना है। और लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों सीबीसीएस प्रणाली को देखना है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। याद रखना, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकल्प आधारित शिक्षण प्रणाली। विकल्प आधारित शिक्षण प्रणाली। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, अगर आप गहराई से देखेंगे इतने सेक्शन हैं, सेक्शन तो कई और साथ में जुड़े हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप इतने पर अगर फोकस कर लेंगे, इतना बेहतर तरीके से रिवीजन कर लेंगे और आए हुए सारे क्वेश्चन का अभ्यास कर लेंगे, तो मैं दावा कर सकता हूं आप एक बहुत बेहतर कंडीशन में पहुंच जाएंगे और बेहतर तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करने के नजदीक पहुंचेंगे। बात समझना इस चीज को। और उसके बाद ये सब तो चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ चीजें कभी कभी साइको में घुस करके पूछ लेते हैं, जैसे पियाजे का, ठीक है, पियाजे का अधिगम सिद्धांत है, उसके बाद में वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत है, उसके बाद में कोहलबर्ग का अधिगम सिद्धांत है। तो ये 3-4 जो विचारक हैं, पियाजे है, वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है, चोमस्की है, ये जो 3-4 विचारक हैं प्रिय विद्यार्थियों, इनसे भी क्वेश्चन बनता है, इनको भी बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब समय कम है, 13 जून को लड़ाई है। अब आप इन बेसिक चीजों को सबसे पहले तैयार कर लो और कम से कम 4 से 5 सेट पेपर हल कर डालिए, जमकर हल कर डालिए। क्वेश्चन टीचिंग के सारे क्वेश्चन आपके फाइल में लगे होने चाहिए, उनका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, उन पर आपको जम करके अभ्यास करना है। बात समझ रहे? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा, और आप निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन इस पर आते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दिमाग में रखना प्रिय विद्यार्थियों। देखो, इसमें जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं विकल्प आधारित शिक्षण प्रणाली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण प्रणाली है प्रिय विद्यार्थियों, और ये आधुनिकता की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, आधुनिकता की प्रकृति से जुड़ा हुआ है। पक्का क्वेश्चन आएगा, या तो ऑनलाइन ऑफलाइन से पूछता है,
या सीबीसीएस से पूछता है, कभी कभी दोनों से रहते हैं, नहीं तो दोनों में से किसी एक से पूछता है। उद्देश्य से पूछेगा तो स्तर से नहीं पूछेगा, स्तर से पूछेगा तो उद्देश्य से नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, शिक्षण की विधियां और सूत्र वर्गीकरण से 1 या 2 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, शैक्षिक मापन मूल्यांकन से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, परीक्षण से मानक संदर्भित परीक्षण, निकट संदर्भित परीक्षण से 1 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, एक एक सेक्शन को आपको समझने की जरूरत है, बात समझ रहे। अब उसके बाद ये हो गया जो आप फर्स्ट पॉइंट रख रहे हैं, सेकंड आपके दिमाग में रखना है। चलिए, सेकंड में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देना है, रिसर्च में क्या क्या चीजें आप ध्यान में देंगे, उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस पर आपको फोकस करना है वह है शोध के चरण। कम से कम प्रिय विद्यार्थियों, शोध के चरण से आप तय समझ लेना, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, नहीं तो 1 क्वेश्चन श्योर रहता है। शोध के चरण से 1 क्वेश्चन श्योर है और उसमें आपको बेहतर तरीके से तैयार करना होगा शोध के चरण में। और दूसरा जो आता है वह है परिकल्पना। हाइपोथेसिस में प्रिय विद्यार्थियों कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर रहता है। मूल रूप से परिकल्पना 2 होती है, एक वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, एक्शन हाइपोथेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस है, और दूसरा नल हाइपोथेसिस है। इनके साथ सहयोग में आप देखते हैं ऑप्शनल हाइपोथेसिस भी रहता है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस भी रहता है, फिर डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल भी रहते हैं, ठीक है, 1 टिल्ड डबल टिल्ड भी रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कई उनके पहलू को रीड करते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही खिलाड़ी हैं। परिकल्पना क्या है, उनकी विशेषता क्या है, और वे दोनों बेसिक खिलाड़ी कौन हैं, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना होगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक, बिल्कुल परिकल्पना एकदम बड़ी मजबूती से तैयार करना, श्योर आएगा। फिर उसके बाद में सैंपलिंग। परिकल्पना में एक चीज और देखना है, देखो परिकल्पना में आप क्या क्या देखेंगे, परिकल्पना के प्रकार देखेंगे, ठीक है, त्रुटि देखेंगे कि हाइपोथेसिस में कहां त्रुटि आ रही है, और इनका परीक्षण देखेंगे। परीक्षण में कौन कौन से होंगे, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट आपको बेहतर तरीके से तैयार करना है। त्रुटियों में आपको टाइप 1 त्रुटि, आपको टाइप 2 त्रुटि देखना है, टाइप 2 एरर देखना है, ठीक है। और प्रकार में प्रिय विद्यार्थियों सबको जैसे आप देखते हैं, पहला है कार्यकारी परिकल्पना, दूसरा है नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना। इन दोनों से जोड़ करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें कार्यकारी परिकल्पना पर भी हम लोग फोकस करेंगे। कार्यकारी परिकल्पना ठीक जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद नल हाइपोथेसिस, ठीक है, नल परिकल्पना, शून्य परिकल्पना जिसको आप कहते हो, ठीक है। तीसरा आपको वैकल्पिक परिकल्पना भी तैयार करना होगा, वैकल्पिक परिकल्पना को भी तैयार करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब फिर आपको जो है दिशात्मक, अदिशात्मक, मतलब ये सारी चीजें दिशात्मक व अदिशात्मक ये सारी चीजें आपको देखना है प्रिय विद्यार्थियों। फिर 1 टिल्ड डबल टिल्ड, फिर अंतिम व अनंतिम परिकल्पना, ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। खास तौर पर परिकल्पना क्या है, उसके फीचर क्या है, जरूर आपको देखना है प्रिय विद्यार्थियों। निश्चित आप सफलता के करीब पहुंच जाओगे। तीसरे में हमको क्या देखना है, ध्यान रखना, इसमें हम लोगों को देखना है सैंपलिंग। ध्यान रखिए, सैंपलिंग देखना है। तीसरे में हमको सैंपलिंग देखना है या नमूना। हम नमूना कैसे बनाते हैं, ठीक है, नमूने कितने प्रकार के होते हैं, रैंडम सैंपलिंग, नॉन रैंडम सैंपलिंग, रैंडम में कितने आते हैं, नॉन रैंडम में कितने आते हैं, और उन सबको विधिवत तरीके से आपको तैयार करना होगा। 100% सफलता तय है, कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद अगला जो चौथा बिंदु आता है, शोध के प्रकार। शोध के प्रकार, शोध के प्रकार आप देखिए जरूर क्वेश्चन पूछता है। शोध के प्रकार हम लोग कई तरह से करते हैं, और उन जो भी जैसे होता है कि एक उद्देश्य के आधार पर है, एक चर पर नियंत्रण के आधार पर है, एक समय के आधार पर है,
एक प्रकृति के आधार पर है, तो कई स्वरूपों में होता है जिसको हम लोग को बिल्कुल फोकस करना है। एक एक बिंदुओं को प्रिय विद्यार्थियों मुझे एक्सप्लेन करना है, तथ्यों को समझना है, ये चीजें आपको दिमाग में रखना होगा। तो आप इतना कॉन्सेप्ट कर ले गए, तीन हो, यहां चार बिंदु आपके सामने आ गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तीन के बाद जो बिंदु आप अभी देख रहे थे, उसके बाद शोध के बाद आप एक चीज दिमाग में रख लेना, जो शोध की नैतिकता है प्रिय विद्यार्थियों, शोध की नैतिकता से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। और जो तमाम तरह से कार्यशाला है जो आप देखते होंगे दिया रहता है, कार्यशाला है, ठीक है। और उसके बाद शोध पत्र है, रिसर्च पेपर, शोध प्रपत्र है। उसके बाद मुख्य शोध प्रबंध है, मुख्य शोध प्रबंध है। फिर उसके बाद आप कह लेंगे बिब्लियोग्राफी है, संदर्भ ग्रंथ सूची है, संदर्भ ग्रंथ सूची है, बिब्लियोग्राफी है। प्रिय विद्यार्थियों अगर आप गहराई से देखें, इन पर भी आपको एक नजर रखनी पड़ेगी, एक पैनी नजर आपको नैतिकता के साथ साथ इस पर भी आपको रखनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा तो आपको दिमाग में रखना है बिब्लियोग्राफी तैयार करने में, संदर्भ ग्रंथ सूची तैयार करने में, जिसमें एपीए शैली को भी आपको बेहतर अभ्यास करना है और एमएलए शैली का भी आपको बेहतर अभ्यास करना होगा। ये चीजें आपको दिमाग में रखना। प्रिय विद्यार्थियों ये जो नैतिकता का प्रयोग होता है, या तो आंकड़ों के संकलन में होता है, वैसे तो नॉर्मली सभी चरण में है, आंकड़ों के संकलन में है, ठीक है, या आंकड़ों के विश्लेषण में है, विश्लेषण में है, या निष्कर्ष निकालने में है। अगर तीनों दिया है तो सो फार एंड सो गुड, नहीं तो संकलन और विश्लेषण ये दोनों बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। अगर सिंगल सिंगल पूछे कि सबसे सुपर कौन है, तो आंकड़ों का जो विश्लेषण है वह सबसे अधिक सबसे सुपर माना जाता है, जहां पर रिसर्च एथिक्स का प्रयोग होता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों, इतना आपको तैयार करने के साथ साथ देखो इसमें एक नया कोर्स छिपा हुआ है जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्षवाद, जिसको आप कहते हैं प्रत्यक्षवाद प्लस अप्रत्यक्षवाद, ठीक है, या उत्तर प्रत्यक्षवाद आप कह लीजिए ज्यादा सही होगा। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद बिल्कुल आप जानते हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों प्रत्यक्षवाद को विज्ञानवाद, नियमवाद, वस्तुनिष्ठवाद, सार्वभौमिकतावाद, तथ्यवाद सब कुछ कहते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद में जो प्रत्यक्षवाद है उसमें संशोधन हो जाता है, और प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति को महत्व तो नहीं है, उत्तर प्रत्यक्षवाद में व्यक्ति के दृष्टिकोण, चिंतन, व्यक्तिगत फीलिंग और व्यक्तिगत उसके जो तरह तरह के एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप पूरे शोध के सारे सेक्शन को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं, और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ। और मैं एक चीज इस पर जरूर कहना चाहूंगा कि इन नोट्स को अभ्यास करने के साथ साथ आपको दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल कैसे हम एक बेहतर तरीके से क्वेश्चन को हम टारगेट कर सकते हैं। मेरा निवेदन भी है, अपील भी है, जितने क्वेश्चन आए हैं रिसर्च के संदर्भ में सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कोई ऐसा पेपर है नहीं रहना चाहिए जो छूट जाए, सबकी प्रैक्टिस आप कर लो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट कर देते हैं, या क्वेश्चन की भाषा ऐसी रहती है, आता हुआ क्वेश्चन हमारे हाथ से बिल्कुल चला जाता है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी। प्रिय विद्यार्थियों हम जो हैं अभी आपको बिल्कुल समझा रहे थे
कि जिस तरह से रिसर्च में शोध के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको करनी है वो हमने आपको अभी भी समझा दिया है। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और प्रिय विद्यार्थियों जितना बढ़िया पढ़ना है उतना ही बेहतर तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करना है। किसी ऐप पर कैप्सूल के चक्कर में मत उलझने चले जाइए, कोई जरूरत नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल फॉलो करिए। आपको केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करने हैं, क्योंकि वही आपको बताएंगे यूजीसी के मानक क्या हैं। लेटेस्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन को हल करने हैं। और अगर कोई ये दावा करता है कि मेरे पेपर से सिलेक्शन हो गया तो आप उसको वहीं निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि यूजीसी है, इसमें किसी का गेस नहीं चलता है। अगर टॉपिक की बेहतर समझ आपको पास है, टॉपिक बेहतर तरीके से आप एनालाइज कर चुके हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को टारगेट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम लोग कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ते हैं। देखो सबसे बड़ी चीज होती है प्रिय विद्यार्थियों कि संचार के अंतर्गत हम लोग संचार की पहली विशेषता, संचार के आशय व विशेषता, संचार के आशय व विशेषताएं। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग देख रहे हैं विशेषताएं। बात समझ रहे हैं? आशय व विशेषताएं। तो मेरे कहने का मतलब एक क्वेश्चन इससे कंफर्म हो जाता है, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी चीज आप इसमें गहराई से देखेंगे तो संचार के स्वरूप, संचार के स्वरूप, ठीक है, जिसमें अशाब्दिक पर विशेष फोकस करना है, अशाब्दिक पर विशेष फोकस करना है, अशाब्दिक पर विशेष फोकस करना है। स्वरूप में जैसे आप कह सकते हैं उसमें हैप्टिक कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, प्रोक्सेमिक्स कम्युनिकेशन क्या है, गुल्फस्टिक्स कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। ये जो तमाम तरह से विभिन्न प्रकार के नए नए जो टर्मिनोलॉजी आ गए, सेरोनोमिक्स कम्युनिकेशन क्या है, ठीक, ये जो तमाम तरह के ऐसे नए नए वर्ड हैं पूरे सिस्टम में मैंने लिखाया है अशाब्दिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, उन सब को आपको विशेष फोकस करना है। यद्यपि आप केंद्रीकृत संचार, विकेंद्रीकृत संचार, क्षैतिज संचार, लंबवत संचार, अदृश्य संचार, बात समझना, समूह संचार, जन संचार, ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक संचार, दृश्य और अदृश्य संचार, ये सब वर्बल और नॉन वर्बल संचार कम्युनिकेशन, ये सब आप पढ़ते तो है ही हैं, लेकिन उनमें अशाब्दिक के लेटेस्ट आपको सब देख लेना है। गुल्फस्टिक्स और उसके बाद में आप कहते हैं हैप्टिक्स, प्रोक्सेमिक्स, ठीक है, और चेरनोमिक्स, ये जो तमाम तरह से होते हैं उन सबको भी हमें फोकस करना पड़ेगा। जरूर एक क्वेश्चन इन दोनों को मिला करके अगर आप इन दोनों को तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद कक्षा संचार, प्रिय विद्यार्थियों कक्षा संचार के नियम, कक्षा संचार के नियम एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। नियम या इसी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म रहता है और इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन रहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों यहां पर एक क्वेश्चन कंफर्म है। फिर उसके बाद में बाधाएं, संचार में बाधाएं, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, संचार में बाधाएं जिसको हम लोग शोर का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग शोर का नाम देते हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मीडिया से एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है, मीडिया व समाज, मीडिया व समाज। आपको तैयार क्या करना है, स्पेशली अगर आप इतना ही पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मेरा दावा है। बात समझ रहे हैं, ये मेरा दावा है। इन्हीं इतने से ही आपको 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप यहां कह सकते हो कि एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर बन जाएगा तो 2 इधर से हो गए, 2 इधर से हो गए, जरूर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसमें कोई शंका आपको नहीं करनी है, ठीक, बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों। और एक हम आपको इसमें फार्मूला समझा दे रहे हैं, एक फार्मूला हम आपको समझा दे रहे हैं, वो जरूर याद रखना। देखिए इसमें कुल 8 तत्व होते हैं संचार के अंतर्गत, कुल 8 तत्व होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है, कुल 8 तत्व होते हैं जिसमें नंबर 1 होता है सेंडर, दूसरा होता है मैसेज, तीसरा होता है इनकोडिंग, तीसरा अगर आप गहराई से देखिए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों तीसरा है इनकोडिंग,
इनकोडिंग, चौथा है मीडियम, पांचवा है रिसीवर, छठा है डिकोडिंग, सातवां है अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद है फीडबैक, और इस तरह से पूरी प्रक्रिया चलती है। आप देखते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर यह फार्मूला आपको तैयार है, यह सूत्र आपको अगर तैयार है, कोई ताकत नहीं जो कि आपको रोक ले। और ये बहुत बड़ा कैप्सूल है आपकी प्रिपरेशन के अंतर्गत, इसको आपको बिल्कुल फॉलो करना है, आपको देखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जो सेंडर है, इसमें दो खिलाड़ी सबसे बड़े होते हैं, सेंडर और रिसीवर। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो ऊपर के तीन तत्व हैं, ध्यान से देखो, ये जो सेंडर और रिसीवर है, इनके ऊपर आप देखें मैसेज है, इनकोडिंग है, मीडियम है। ये तीन तत्व सेंडर से जुड़े रहते हैं। ध्यान से सुनना, सेंडर और रिसीवर के बीच ये ऊपर जो तीन तत्व हैं, मैसेज, इनकोडिंग, मीडियम, ये सेंडर से जुड़े हैं। और रिसीवर अब इधर रिसीवर से लेकर के फिर सेंडर के बीच में ये नीचे वाले डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना और उसके बाद में फीडबैक, ये तीनों रिसीवर से जुड़े होते हैं। तो कभी अगर पूछ लिया कि इनकोडिंग कौन करता है, तो सेंडर करता है, डिकोडिंग कौन करता है, तो रिसीवर करता है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कभी कहा जाए कम्युनिकेशन में कौन होता है, तो सबसे बड़ा खिलाड़ी रिसीवर होता है। इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, क्योंकि सेंडर हमेशा बेहतर शब्दों में संदेश भेजता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव रिसीवर का होता है। जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो किस मूड में है, किस ढंग से उसको रिसीव करता है, ये सारी चीजें रिसीवर पर डिपेंड करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ा खिलाड़ी रिसीवर होता है। और दूसरा, अगर कभी प्रभाव की दृष्टि से पूछे कि सबसे बड़ा प्रभाव किसका है, रिसीवर का है। और दूसरा जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो फीडबैक है। अगर संप्रेषण की प्रक्रिया में फीडबैक ना हुई तो संप्रेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है, संप्रेषण कभी संभव नहीं है। ये चीजें याद रख लेना। तो पहला महत्व रिसीवर का है, दूसरा महत्व फीडबैक का है, तीसरा महत्व माध्यम का है। याद रख लेना। कहने का तात्पर्य हो गया, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्व किसका है, तो रिसीवर का है, फिर फीडबैक का है, फिर मीडियम का है। याद रख लेना प्रिय विद्यार्थियों। दूसरी चीज, जब भी कभी सेंडर संदेश भेजता है रिसीवर के पास, यह अर्धवृत्त बन गया और संचार की रेखाएं सदैव वृत्ताकार स्वरूप में होती हैं। अगर सेंडर ने रिसीवर को संदेश भेज दिया है और रिसीवर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो वह संचार नहीं हुआ। लेकिन जब रिसीवर ने रिप्लाई दे दिया सेंडर को, तब उसे हम संचार की क्रिया मान लेते हैं। और इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों दिमाग में रख लेना, इस तरह से आप बिल्कुल दिमाग में रख लेना, इसी को हम लोग संचार की प्रक्रिया कहते हैं। और यह वृत्तीय स्वरूप में चलता रहता है। अगर इसी तरह से जब आप क्लास में बैठते हो, एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करते चलते हैं, मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतर तरीके से हल होते चले जाते हैं। तो संप्रेषण में, संचार में ये जो फिगर बनता है बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है, इसका सीक्वेंस याद रखना है, कई क्वेश्चन इसी से हल हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला के आधार पर सारा डेवलपमेंट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि सबसे बड़ी चीज है संप्रेषण क्या है, उसके प्रकार क्या है, ठीक है, स्वरूप जिसको आप कहते हैं। फिर उसके बाद में संप्रेषण के मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं, क्लास कम्युनिकेशन क्या है, और उसके बाद में बाधाएं कितने स्वरूप में होती हैं। ये सब चीजें प्रिय विद्यार्थियों अगर आप बेहतर तरीके से तैयार कर लो, तो मैं बता रहा हूं कम्युनिकेशन में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता है। जन मीडिया और समाज में आप तुल्यकालिक मीडिया, अतुल्यकालिक मीडिया, पैराफ्रेजिंग, कन्वर्जेंस, सर्विलांस, अगर ये 4-5 वर्ड आप बेहतर तरीके से तैयार किए हो, सब आपको मिल जाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों मैं बार बार फोकस करता हूं, हर चैप्टर के बाद आपको जम करके क्वेश्चन हल करना है, जम करके क्वेश्चन हल करना है। इसमें बिल्कुल शंका आपको नहीं करनी है। बात समझ रहे हैं? अब चलिए हम लोग आगे, अगला सेक्शन जो होता है बोध में कैसे हमको करना है, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए बोध के संदर्भ में, उस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। बिल्कुल
तेजी के साथ और समझते हुए, ताकि हमारे क्वेश्चन सिक्योर हो जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ना, कॉम्प्रीहेंशन, ये 5 क्वेश्चन इसमें बिल्कुल कंफर्म होते हैं। 5 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म होते हैं, ध्यान रखना। 5 क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्म होते हैं। अगर आप गहराई से देखिए, इसमें हम लोग करते क्या है, देखना, इसमें हम लोग करते क्या है, इसे हम 3 बार पढ़ते हैं। जो पैरा दिया रहता है 3 बार पढ़ते हैं, ध्यान से रखना, 3 बार पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले मुझे टीचिंग के प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, रिसर्च के प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, कम्युनिकेशन के प्रश्न हल करने हैं। और उसके बाद में, चूंकि अब भी समय है, हम आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रहे थे कि 1 घंटा 50 मिनट में, 45 मिनट में विषय कर लो, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट में आप फर्स्ट पेपर के लिए रख लो, निश्चित आप सफल हो जाते हो। तो उसी श्रेणी में मैं आपको फोकस कर रहा था कि आप जो है पहले टीचिंग हल किए, फिर उसमें आप कहते हैं रिसर्च हल किए, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन हल किए, फिर बोध जब हल करने आते हैं तो पूरा समय लेकर के पूरे मनोयोग से पढ़ना है। 3 बार पढ़ना है। जो प्रथम बार हम पढ़ते हैं, याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रथम बार पढ़ते हैं तो हम सारांश निकालते हैं, हम शीर्षक पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम शीर्षक पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये ध्यान में रखना कि क्या कहना चाहता है विचारक, क्या समस्या है, थीम हम जानते हैं। दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो 5 प्रश्न पढ़कर तब दूसरी बार हम पढ़ते हैं पैसेज को, तब उसमें हर लाइन में जहां पर उस प्रश्न का कोई शब्द आया हो उस लाइन को आप नोट करके लिख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन 8वीं लाइन में उसकी शब्दावली मिल रही है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, एक आप देखेंगे 8वीं लाइन से 1 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे या 8वीं लाइन में ही उसके उत्तर छिपे होंगे। इसके लिए आपको पूरा पैरा नहीं पढ़ना होता है, आपको ठीक उसके ऊपर लाइन, उसके नीचे की लाइन आपको पढ़ना है, लगभग आंसर आपको निकल आते। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे पूरे पैरा को पढ़ लेना है, समरी देख लेना है और सारांश देख लेना है। दूसरे पर मुझे क्या करना है, पूरे 5 क्वेश्चन को पढ़ करके तब मुझे दूसरी बार पढ़ना है और जहां क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी मिल जाए उस लाइन को नोट करना है। तीसरी पर मुझे क्या करना है, तीसरी बार आप जहां जहां लाइन पर आपने नोट किया है उसको बढ़िया से पढ़कर फटाफट आंसर देते चले जाइए। ये 3 स्तर की जो पढ़ाई है बिल्कुल आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देती है। इसमें गड़बड़ी हम कहां करते हैं, पहली चीज प्रिय विद्यार्थियों, हम अभ्यास नहीं करके जाते। हम आपको बिल्कुल अभ्यास करवाएंगे, जमकर प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरी 1 महीने का जो प्रैक्टिस सेशन है आप देख रहे हो, बिल्कुल 1-1.5 महीने का जो प्रैक्टिस सेशन है बिल्कुल लो फीस पर है जी, 999 रुपए पर आप देख रहे हैं कि 999 रुपए पर पूरे महीने का प्रैक्टिस हम कराएंगे। तो इस पर कॉम्प्रिहेंशन पर और टीचिंग पर, रिसर्च पर, कम्युनिकेशन पर, सारे टॉपिक पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे और कीमत सिर्फ 999 रुपए आप जोड़ करके रखते हैं। और इसमें एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि जो कॉम्प्रिहेंशन है इसमें हम करते क्या है, पूरा समझ लेने के बाद इस पर बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, पूरे 10 यूनिट में 2 ऐसे यूनिट हैं जो केवल प्रैक्टिस मांगते हैं, केवल प्रैक्टिस मांगते हैं और केवल प्रैक्टिस मांगते हैं। नंबर 1 कॉम्प्रिहेंशन है जो प्रैक्टिस मांगता है, नंबर 2 डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन है जो प्रैक्टिस मांगता है। अगर इन दोनों में धुआंधार प्रैक्टिस कर दिया जाए तो प्रिय विद्यार्थियों चयन होने में संभावना, कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और जेआरएफ हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं। आपको पता है कि जेआरएफ के लिए मुझे 35 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में उठाना है, इसलिए हमारी सारी रणनीति बहुत बेहतर तरीके से होगी, तभी हम उसमें कर सकते हैं। तो एक बोध वाले पैटर्न पर आपको दिमाग में रखना है कि आप बिल्कुल समय लेकर के उसको पढ़िए। फ्री का नंबर होता है जब आप लास्ट में उसको पढ़ते हो, घबराए रहते हो, फ्रस्ट्रेट रहते हो, दौड़ दौड़ करके पढ़ते रहते हो और घबराहट में पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन सही नहीं होता, कुल गलत हो जाते हैं। समझे रहना, कुल गलत हो जाते हैं, आप नहीं निकाल पाते। जैसे डीआई आप घबरा करके पढ़ लीजिए, कभी नहीं निकाल सकते। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। अब एक प्रश्न आगे, आप अगला जो 5 यूनिट्स हम लोग देखते हैं, 5वां जो यूनिट आपके सामने आता है गणित और तर्क आता है। प्रिय विद्यार्थियों नॉर्मली इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, ये आपको समझना है।
और उसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी आप देखते हो 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रीजनिंग के भी होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। रीजनिंग के भी होते हैं, ये चीजें आपको बिल्कुल समझना है। तो कहता है कि 3 या 4 मतलब मैथ में रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन ये मैथ में रहते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। और जो मेरे यहाँ अनन्या एकेडमी में टॉप एक्सपर्ट इंजीनियर बीरेन सर के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाता है, हर सेक्शन को एक्सप्लेन करते रहते हैं, बिल्कुल समझाते रहते हैं। और अगर आप अपने कमरे पर हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप ऑनलाइन में 999 रुपए देकर के जुड़ करके आप बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छी समझ ला सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद आता है आपके सामने, कहता है युक्ति युक्त तर्क। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत मजेदार टॉपिक है, ये है लॉजिक का टॉपिक, इसको आपको दिमाग में रखना है। और ये लॉजिक 2 में है, एक वेस्टर्न लॉजिक होता है, एक वेस्टर्न लॉजिक है और एक इंडियन लॉजिक है, एक इंडियन लॉजिक है। और आपको बहुत बेहतर तैयारी करनी है, इसमें 3 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी इसमें 3 हो जाते हैं और कभी कभी इसमें 2 हो जाते हैं, ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, दोनों को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार कराते हैं। आप जब कभी इंडियन लॉजिक पढ़ना, तो आप केवल न्याय शास्त्र की जो उसमें अनुमान संबंधी प्रक्रिया है, आप उसको बेहतर तरीके से तैयार करना, प्रमाण व्यवस्था बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। और अनुमान में जो हेतु होता है, जिसको आधार बना करके हम किसी वस्तु का अनुमान करते हैं, जब वही धोखा दे देता है, वही आभासी स्वरूप में आ जाता है, वही अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं होता, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो निश्चित रूप से वहां हेत्वाभास पैदा हो जाता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप बिल्कुल प्रमाण व्यवस्था भारतीय दर्शन की विधिवत तैयार कर लीजिए। और खास तौर पर के आप महर्षि गौतम के द्वारा प्रतिपादित, आप अगर उठा कर देखें तो न्याय दर्शन में जो न्याय विधा है, प्रमाण विधा है, आप उसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। निश्चित क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। और लॉजिक में आप सबसे पहले चीज सिलोजिज्म तैयार कर लीजिए, तर्क वाक्य तैयार कर लीजिए, प्रोपोजिशन न्याय वाक्य तैयार कर लीजिए, AEIO चारों तर्क वाक्यों को समझ लीजिए और जमकर उस पर सारा प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल पा जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन एक निवेदन है, 2 क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, 2 शीर्षक, एक गणित और रीजनिंग इसको सबसे लास्ट में करना, और एक DI डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये दोनों टाइम टेकिंग के मैटर हैं। अगर समय आप बेहतर तरीके से नहीं चेज कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इनको सबसे लास्ट में आप रखिएगा, ताकि आप दबाव में ना रहें। अब देखिए, आपके सामने आता है, जिसकी अभी मैं कह रहा था, DI डेटा इंटरप्रिटेशन, ध्यान रखना। और DI के साथ साथ जो चर्चा आती है, जिसमें आप अगर उठा के देखिए तो बार डायग्राम आता है, बार डायग्राम आ जाता है। आप अगर उठा के देखेंगे तो बार डायग्राम आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आप कहेंगे पाई डायग्राम आ जाता है, ठीक है। और तो पाई डायग्राम आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये समझ लेना, पाई डायग्राम आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप गहराई से देखेंगे तो इसमें जो अन्य बेसिक चीज आपसे पूछ रहे हैं, उसमें कभी कभी जब भी पाई डायग्राम के अतिरिक्त होता है, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम भी पूछा जाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। सब डिवाइडेड बाय डायग्राम पूछता है, ये भी चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि 2 ऐसे सेक्शन हैं जो बार बार प्रैक्टिस की मांग करते हैं। नंबर 1 मांग होती है DI की, नंबर दूसरी जो मांग होती है वह किसी और की नहीं, कॉम्प्रिहेंशन की। ये दोनों अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किया है, निश्चित आपको मिलेंगे, कोई दो राय नहीं। बात समझ रहे हैं? निश्चित आपको मिलेंगे। अब एक प्रश्न आता है ICT में, अगर आप प्रिय विद्यार्थियों आप गहराई से देखें तो जो ICT का बेसिक सेक्शन है, अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो ICT का बेहतर सेक्शन है, बेसिक सेक्शन, उसमें 4 ऐसे पहलू हैं। प्रिय विद्यार्थियों, केवल 4 पहलू हैं जिस पर आपको फोकस करना है। ICT
और सुशासन मैंने बहुत बेहतर तरीके से तैयार करवाया है, आप नोट्स पढ़ लेंगे तो कल्याण होगा। आईसीटी का सुशासन में क्या भूमिका है। दूसरी चीजें आप कहते हैं उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, डिजिटल, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें। आप अगर उठाकर देखिए उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, बात समझना। फिर उसके बाद आप देखते हैं इंटरनेट का स्वरूप, इंटरनेट, इंट्रानेट आदि की परिकल्पना। प्रिय विद्यार्थियों बहुत सारी चीजें इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। ईमेल है, इंटरनेट है, इंट्रानेट है, ईमेल है, व अन्य जो भी कारक है उन सबकी स्टडी करना। और लास्ट में अगर आप देखेंगे बेसिक सेक्शन को तो आईसीटी की शब्दावलियां, वर्डिंग क्या होती है, आईसीटी की शब्दावली, यही केवल प्रिय विद्यार्थियों आपके कोर्स में रखा गया है। अगर इन चारों को आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा तो कोई क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता है, और सबसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 28 डिजिटल पहले यहां से आएंगे, सुशासन से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो 1 या 2 क्वेश्चन सुशासन से बनते हैं, और यहां से तो केवल 1 क्वेश्चन बनता है, यहां से भी केवल 1 क्वेश्चन बनता है, और यहां से भी केवल 1 ही क्वेश्चन बनता है। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों। यहां से अगर आप गहराई से देखेंगे तो केवल 1 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 क्वेश्चन हम यहां उठा सकते हैं। आईसीटी में थोड़ा लंबा आपको ट्रेड करना पड़ेगा, लंबे समय तक थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, और निश्चित रूप में आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं ना। तो आईसीटी बिल्कुल तैयार करके रखना है। अब उसके बाद हमारे सामने आ गया है पर्यावरण। प्रिय विद्यार्थियों पर्यावरण के संदर्भ में भी हम आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। पर्यावरण में पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपदा प्रबंधन पढ़ें, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर्स मैनेजमेंट 1 क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड पोजीशन में क्या पढ़ना है, आप कहेंगे सतत विकास व समावेशी विकास व सहस्राब्दी विकास, सहस्राब्दी विकास आप उसको पढ़ने हैं आपको, ठीक है, दिमाग में रखना। अगला विभिन्न सम्मेलन आपको पढ़ने हैं, विभिन्न पर्यावरणिक सम्मेलन है, और संधियां आपको पढ़नी है। बात समझ रहे, संधियां आपको पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के सम्मेलन और संधियां हो गई। फिर नवीकरणीय ऊर्जा पढ़ना है, नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जिसको कहते हैं, अक्षय ऊर्जा पढ़ना है, अक्षय ऊर्जा पढ़ना, ध्यान रखना। और इसमें प्रिय विद्यार्थियों ट्रेडिशनल ऊर्जा को छोड़ दीजिए, सबके अनुपात को जानते रहिए, लेकिन आपको पूरी तरीके से नवीनतम जो आप कह लेंगे कि बिल्कुल नवीकरणीय जो ऊर्जा है जिसे हम अक्षय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, आपको उस पर फोकस करना है कि सोलर सिस्टम क्या है और तड़ित ऊर्जा क्या है। बात समझ रहे हैं, इस तरह से जो तमाम सेक्शन आ रहे हैं उनके माध्यम से आपको बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करनी होगी। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तब हम लोगों को याद रख लेना है 1986 का एक्ट हमको पढ़ लेना है, 1986 का एक्ट, 1986 का एक्ट हमको पढ़ लेना है। भारत के संदर्भ में पर्यावरण परिवर्तन के संबंध, पर्यावरण के क्षेत्र में 1986 का जो भारत का एक्ट है उसको हमें विधिवत तरीके से पढ़ लेना है। जरूर एक क्वेश्चन आता है। जब इतना मेरा तैयार हो जाए प्रिय विद्यार्थियों तब परंपरागत पढ़िएगा, जिसमें आप देखते हो दिया रहता है परंपरागत रूप से कि कितना एटमॉस्फेयर है, क्या उसमें संतुलन है, कितनी गैसें हैं, क्या कैसे हैं, वो सब बातें दी रहती हैं। तब आप उनको ट्रेडिशनल रूप में पढ़िए, अन्यथा सबसे पहले इन बिंदुओं पर आप फोकस करिएगा। एक चीज जरूर हम कहेंगे कि जो गैसों की संरचना है उसको भी आप देख लेना। गैस की संरचना, गैस की संरचना में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की भूमिका है, ठीक है, और उसके बाद अन्य सारे लोगों की भूमिका बिल्कुल घटती चली जाती है। O2 है, CO2 है, इन सब की, और आप देखते हैं CFC है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कहते हैं ये जितने भी हैं
ठीक, इन सबको लास्ट में वो लोग फोकस कर लेते हैं। तो मेरे कहने के मतलब इतना टॉपिक अगर आपका तैयार है बेहतर तरीके से तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इनसे क्वेश्चन लगभग लगभग फंस जाते हैं। हाँ, इसमें करंट बहुत अच्छे से तैयार करना है, अर्थात आप देखते हो करंट अगर आप बेहतर तरीके से तैयार है तो पर्यावरण से बिल्कुल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और लास्ट क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन में हम कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, ऐसी क्या रणनीति अपना लें हायर एजुकेशन में हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहली चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज हमको करंट पढ़ना है। हायर एजुकेशन में हमें करंट पढ़ना है। दूसरी चीज हमको विभिन्न आयोग और समितियां पढ़ना है। विभिन्न आयोग और समिति, आयोग व समिति हमको पढ़ना है, और जिसमें दो कंडीशन होंगे, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व की कंडीशन बनेगी, या दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद की क्या कंडीशन है उसको भी आपको रीड करना। मेरे कहने का मतलब हो गया, ये जो विभिन्न आयोग हैं उनको हम लोग प्रिय विद्यार्थियों चाइल्डहुड डिस्पैच से लेकर के हम लोग लास्ट तक नेशनल, वो जो आपके राम मूर्ति कमीशन, सैम पेत्रोदा कमीशन, ये जो तमाम छोटे भैया कमीशन तमाम बनाए गए हैं, तमाम जो समितियां रही हैं, चार्टर एक्ट रहेंगे, इन सब का हमें स्टडी कर लेना है। जरूर क्वेश्चन पूछेगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसे आप देखते हैं कि स्वतंत्र होने से पहले 1854 का वुड डिस्पैच बहुत महत्वपूर्ण था, वैसे स्वतंत्र होने के बाद प्रिय विद्यार्थियों एस राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें कोठारी कमीशन को ही तो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की संज्ञा दी गई है। बात समझ रहे हैं? तो ये इसको आपको बेहतर तैयार कराना है। और तीसरा जो है विश्वविद्यालय की संरचना आपको तैयार करना। क्या है? विश्वविद्यालय की संरचना आपको तैयार करनी है। विश्वविद्यालय की संरचना में क्या क्या मुझे देखना है वो सब मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था कि ये जो आप कह लीजिए विश्वविद्यालय की संरचना है, पहली चीज तो विश्वविद्यालय कैसे स्थापित हुआ और यूजीसी का क्या एक्ट है जिसके अंतर्गत स्थापना का विधान है, फिर इसमें चांसलर, वाइस चांसलर, सबकी जो चर्चाएं हैं, और इसमें जो डीन है वो क्या करता है, प्रॉक्टर क्या करता है, ठीक है, और ये प्रोफेसर कैसे नियुक्त होते हैं, ये सारी प्रक्रियाएं जो चर्चा का विषय में रहती हैं, ये सब विश्वविद्यालय की संरचना में आ जाती हैं। और चौथा विभिन्न कॉन्सेप्ट, विभिन्न संकल्पना पूछता है, विभिन्न संकल्प, या आप कह सकते हैं विभिन्न संकल्पना वहां पूछ लेता है। विभिन्न संकल्पनाओं में कौन है, जैसे एनसीईआरटी क्या है, एनसीटी क्या है, नियोस क्या है, उरूषा क्या है, बात समझना, ये जितने भी हैं सब पूरी तरीके से सारे पूरे सेक्शन के जितने भी चीजें हैं जो बिल्कुल अपडेट हो सकती हैं उन सबको आपको पढ़ने हो गए। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतना पढ़ लेने के बाद फिर हम विश्वविद्यालय के प्रकार देखेंगे कि भाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, आभासी विश्वविद्यालय, वर्चुअल विश्वविद्यालय, ये जितने भी हैं उनको रीड करेंगे। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों अगर हम देखें तो हम एक बहुत बेहतर रणनीति के माध्यम से, ठीक है, आप मूल्य परक शिक्षा और इन सब की चर्चा करते हैं, टॉपिक में है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अगर इतना को तैयार कर लो जितना मैंने बताया है, कोई रोक नहीं सकता। आपको मैं एक टारगेट देता हूं कि 35 क्वेश्चन लाना है 50 में से, आप आगे भी जाएंगे, बहुत अच्छा आप करेंगे, आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने बिल्कुल निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों 13 जून को एग्जाम है, मेरी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वह दिन दूर नहीं जब आप सफलता के शिखर गौरव के अधिकारी बनेंगे, और इसके लिए आपको जमकर प्रैक्टिस करना होगा। और मैं तो कहता हूं कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, 10 फाइल बना लीजिए, हर फाइल के नीचे 250-300 क्वेश्चन पेपर का सेट रख लीजिए और उसकी लगातार आप अभ्यास करिए, लगातार सेक्शन की मॉनिटरिंग करते रहिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों मैंने एक एक सेक्शन पर फोकस किया है, अगर आप उठा करके देखें तो एक एक पूरे 10 सेक्शन को मैंने फोकस कर डाला। और इसके बाद अगर आप गहराई से देखने की कोशिश करेंगे तो वो जो बेसिक आधार इसके होते हैं, जो बेसिक फंडा होते हैं, उसमें कहीं न कहीं से साइड कमिंग होने लगती है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपको एक एक सेक्शन पर ध्यान देना है, जैसा कि हमने लगातार आपको विधिवत समझाया है।
ठीक, तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आपने बड़ा अमूल्य समय दिया, हम लोगों ने मिलकर के एक बेहतरीन डिस्कशन किया कहां पर कैसे हम रणनीति बना सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कि जितना हम पढ़ें उसका अभ्यास करें, जितना हम पढ़ें उसका अभ्यास करें, और पूरे 10 यूनिट पर 10 फाइल बनाकर जमकर अभ्यास करें। कोई ताकत नहीं है जो कि सिलेक्शन दिलाने से रोक ले। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, आप जान रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस में हमेशा एक न एक आपके माध्यम से कीर्तिमान बनाता रहता हूं, लेकिन मैं फर्स्ट पेपर में भी वो कीर्तिमान भी तोड़ा है जो अधिकतम स्कोर करने में सक्षम होते हैं। बशर्ते आप मेहनत करिए, उत्साह से लगिए। मेरा मार्गदर्शन, आपकी तपस्या सफलता के पथ को बिल्कुल प्रतिबिंबित कर देगी। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल होंगे, जेआरएफ बनेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक सूचना के साथ कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, 999 रुपए में प्रैक्टिस सेशन को आप बेहतर तरीके से ज्वाइन करें, और उस पर कॉलिंग का नंबर दिया गया है, आप उसको संपर्क करें और आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए तैयार हो जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।